Welcome all my dear online students. So in the previous session we have completed our dipole moment and in today's session we will start our hydrogen bonding. अब ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है आपका. इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड और इसमें भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके वो सब मैं एक ही प्लेस पे आपको बता दूंगा ताकि इसके बाहर जाने का कुछ चांस ही नहीं रहे. सबसे पहले तो मीनिंग समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. अभी तक हमने ना कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बात करी है आयनिक बॉन्ड की. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे हम लोग सिंपली एच बॉन्ड लिखते हैं, इज़ ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. ठीक है, पहले तो डेफिनेशन लिखूँ फिर समझा रहा हूँ. अ हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे आप एच बॉन्ड भी बोलते हो इज़ अ वीक होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में? बिटवीन एच एटम, बिटवीन एच एटम कोवालेंटली बॉन्डेड. एक हाइड्रोजन एटम जो कोवालेंटली बॉन्डेड है, बिटवीन एच एटम कोवालेंटली बॉन्डेड विथ सम, या सम भी क्यों लिखे, विथ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और ज़्यादातर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ही होगा. एंड अनदर एटम है ना, विच इज क्या आपका also highly electronegative, which is also highly electronegative atom. और again in most of the cases ये भी आपका FO या N ही होगा. ठीक है, मतलब ये मस्ट कंडीशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ केसेस पढ़ते हो जिसमें कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी एच बॉन्ड बना देता है. बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड भी FO या N से होना चाहिए. ठीक है ना, और वो बॉन्ड भी जो एच बॉन्ड बनाएगा वो FO और N से बनाएगा. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ, है ना. पहले चलो मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं. ये डेफिनेशन है अभी तो. एग्जांपल्स, मान लीजिए मैंने HF का लिया एग्जांपल, तो HF में जो ऑब्जर्व करा गया था कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होना चाहिए था, हमने ऑब्जर्व करा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना, एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. तो अब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर खोज करना चालू करी कि आखिर इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनल से ज़्यादा क्यों आ रहा है. उस खोज में पता पड़ा कि ये जो HF है आपका, है ना, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल HF का और यहाँ से ये सेकेंड मॉलिक्यूल HF का. नॉर्मली दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारा वीक वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता ही है, हर एक में होता है. बट ठीक है ना, और वो हमारा जो अभी बस लास्ट चीज़ जो बॉन्डिंग की ओवरऑल बाकी है वो वही है ना. फिर छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको नॉमेनक्लेचर का बोला था, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस समझाने का बोला था, सम टिपिकल स्ट्रक्चर समझाने को बोला था, वो सब चीज़ें हैं. बट मेन पार्ट जो अब चैप्टर में बाकी है दैट इज़ वीक वॉन डर वाल फोर्सेस. और हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक वॉन डर वाल फोर्सेस शायद मैंने आपको पहले ही बताया था, ये दोनों सेकेंडरी बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं हमारे, है ना. सेकेंडरी बॉन्ड क्यों? क्योंकि प्राइमरी बॉन्ड HF में बन चुका है पहले. H और F के बीच में कैसे बॉन्ड बना है दैट वी हैव एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज वाज द थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. अब जब ये दो मॉलिक्यूल पास पास आए तो नॉर्मली तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. बट वीक वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनके बॉइलिंग पॉइंट में जैसा ट्रेंड चलना चाहिए था, लाइक इस सीरीज़ के अगर हम लोग बाकी मेंबर्स की बात करें
कि HCl, HBr और HI उनके बॉइलिंग पॉइंट से तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था, बट ऑब्जर्व करा गया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज़्यादा निकला है। तो अब साइंटिस्ट ने सोचना चालू करा कि व्हाट इज़ द रीज़न। रीज़न निकला आपका H बॉन्ड ना, इस F और इस H के बीच में, ठीक ना। मस्ट कंडीशन है बेटा, जो दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि F के पास भी लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर है, ठीक है ना। O के पास भी होता है, N के पास भी होता है, ठीक है। तो ये हो क्यों रहा है, HF बॉन्ड जो है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि ये पूरी तरह से इस HF बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के खुद के ऊपर सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज ले लेगा और H को सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज दे देगा। हाइड्रोजन बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, अगर वो इलेक्ट्रॉन उससे छीना जा चुका है तो वो उसके हाथ में एक कटोरा आ चुका है, ऑर्बिटल, जो मैं बार बार आपसे बोलता ही हूँ, एक खाली कटोरा है उसके हाथ में और एक इलेक्ट्रॉन जो इसका है उसका छीना जा चुका है, उसका घर बार उजाड़ के उसको कटोरा लेके भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया है ना। अगर आइसोलेटेड फॉर्म में होता है H+ आपका, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि नेकेड या आइसोलेटेड H+ आयन जिंदगी में कभी एग्जिस्ट करने वाला है ही नहीं। ये हमेशा NH4 अमोनिया सॉल्वेंट हुआ तो NH4+ में बदल जाएगा, वाटर सॉल्वेंट हुआ तो H3O+ में बदल जाएगा, मतलब किसी ना किसी से लोन पेयर लेना है। H+ आयन इज़ हाईली अनस्टेबल, इसका लाइफ टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से, बट यहाँ पर नेकेड नहीं है बेटा, क्योंकि वो दे तो चुका है भले, बट पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। HF इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, कि वो H+ और F- में अलग हो जाए। तो जैसे ही अगला मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है ना, इसलिए हमने बोला है हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। या दूसरे वर्ड में बोल सकते हो कि इसको ऊपर भी तो हल्का सा नेगेटिव क्या डेवलप हो होगा, आपका नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में यहाँ पर जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, नॉर्मली आप इसे 3 बॉन्ड से ही शो कर सकते, 3 बॉन्ड से ही, डॉटेड डंडियों से ही शो कर सकते हो। और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कोवालेंट बॉन्ड का होना भी कंपलसरी है, ठीक है। तो एक सॉलिड से शो करा जाएगा, दूसरा डॉटेड से शो करा जाएगा। इट इज़ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ लग रहा है, उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम ही दिया जाता है H बॉन्ड, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, अगर आप वाटर की बात करोगे बेटा, वाटर में भी यही कहानी है ना। अब इसकी एप्लीकेशन तो खूब सारी अभी करेंगे। आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, तो उसका रीज़न ये है, वाटर को अगर आप बात करोगे OH, ठीक है ना, इधर से आपका वाटर का अगला मॉलिक्यूल HOH। अब अभी दिखाने के लिए, एक्चुअल तो अलग होता है कहानी, इसमें भी वही कहानी होगी बेटा, है ना। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने खींचा, इसके ऊपर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा, ये लोन पेयर है, सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में भी डेवलप हो जाएगा कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड। तो अगर हमसे कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड पूछे तो बस कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड में इतना ही लिखना है आपको कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल attract the electron pair of that bond towards itself. Due to that, hydrogen develops a partial positive charge, and if it comes in contact with another electronegative element having lone pair, then there will be a formation of weak force of attraction. That weak force of attraction is known as आपका on double bond। इसे डिस्कवर करा था हगिस, लैटिमर एंड रॉडबुश, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, इट इज, अब डिस्कवर करने का मीनिंग क्या है कि क्या थॉट्स आई होंगी। साइंटिस्ट तो आपको पता ही बेटा पगले होते हैं ना, तो थॉट उनके माइंड में यही आई कि भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई क्यों आ रहा है। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय हगिस, लैटिमर एंड रॉडबुश, इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है आपका, ठीक है। और स्ट्रेंथ की बात करें, ऑल द हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, लिखते चलना, ये तो डेफिनेशन है, एग्जांपल हो गई। अगला, ऑल H बॉन्ड, कोई भी H बॉन्ड हो, है ना, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, will be represented as following,
और वो एस फॉलोइंग क्या है आपका, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ H होना चाहिए, दूसरा कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और आप उस H बॉन्ड को हमेशा इस तरह से 3 डंडियों से ही शो करोगे। यह है H बॉन्ड का नोटेशन, ठीक है ना। ए बी, ए आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ए शुड बी, है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए नॉर्मली ए जो है आपका वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ही होगा। बी भी आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही होना चाहिए, नॉर्मली वो भी आपका FON ही होता है। और 2 तरह की बॉन्ड लेंथ्स नॉर्मली हम लोग बोलते हैं पाई जाएंगी हाइड्रोजन बॉन्ड में, एक ये बॉन्ड लेंथ है बेटा X और एक ये बॉन्ड लेंथ है आपका Y, ठीक है ना। एक है आपका ये वाला बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड आपका H बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड है आपका कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक H बॉन्ड है, दूसरा आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। इस तरीके से नॉर्मली जो होता है आपका, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली X जो है, अब मजबूत बॉन्ड कौन सा है आपका, नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड डेफिनेटली स्ट्रांग होगा किससे, H बॉन्ड से, है ना। तो नॉर्मली मतलब नॉर्मली भी क्या बोले बेटा, हमेशा यही होता है कि एक एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना, वो भी लिखा रहा हूँ, नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन किससे, H बॉन्ड। नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन H बॉन्ड, हैंस X जो है बॉन्ड लेंथ की बात करूं, है ना, मैंने बॉन्ड लेंथ ली है, दीज आर बॉन्ड लेंथ, कंफ्यूज मत होना, हैंस X आपका जो होगा, ठीक है, वो गलत दिया मैंने, X इज लेस देन Y। नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड वाली जो बॉन्ड लेंथ है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड शॉर्टर होगा तभी वो मजबूत होगा। चौक के छोटे पीस को तोड़ना डिफिकल्ट होता है, एक बार मैं बता चुका हूँ, है ना। बट इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, जो केवल एक ही केस का है, ठीक है, और X इक्वल्स टू Y पाया गया है, और इसका एग्जाम्पल केवल एक ही है, HF2 माइनस, अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, X इक्वल्स टू Y। तो ये अभी से एक्सेप्शन के तौर पर याद रखें कि HF2 माइनस में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड है कि इसके कोवैलेंट बॉन्ड और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। इंफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। अब देखो, बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछ सकता है कि अल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन कितनी होती है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती, क्लोरीन की भी 3 होती है। अल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज 3, which is similar to nitrogen, but नाइट्रोजन का सिमिलर ही है ना, बट क्लोरीन इज not capable to form H bond. Chlorine is not capable to form H bond. ये एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन। एक्सप्लेन, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है भैया, तो उसके बावजूद भी आपने यहाँ पर भी बोला है कि H बॉन्ड केवल F4N बना सकता है, आप यहाँ पर भी बोल रहे हो कि H बॉन्ड केवल F4N ही होना चाहिए, क्लोरीन क्यों नहीं बना सकता है। रीज़न बीइंग, है ना, कि अगर हम लोग, ठीक है ना, और इसलिए मैंने यहाँ पर बोला भी था पहला एग्जाम्पल लिखते हुए
कि ट्रेंड एक जैसा होना चाहिए था बेटा ना, HF, HCl, HBr, HI में जब हम लोग नीचे की तरह जा रहे हैं तो मोलर मास बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट का एक यूनिफॉर्म ट्रेंड होना चाहिए था। बट एक्सेप्शन ये पाया गया कि HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा निकला है, ठीक ना। अब ये जो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर करा हगीस, लैटिमर, रॉडबुश, इनको कौन सा एग्जाम्पल क्लिक करा ये मुझे नहीं पता है ना। मैं तो जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि उन्होंने खूब सारे एग्जांपल्स, एक्सेप्शन देखे और उन्होंने फिर नए बॉन्ड को डिस्कवर करने की कोशिश करी। वो HF का था कि वाटर का था कि किसका था ये मुझे भी नहीं पता है, ठीक है ना। ऐसा कहीं लिटरेचर मेंशन नहीं है, बट आप तो सबके लिए याद रखो कि सबके लिए उन्होंने ऑब्जर्व करा। तो अब उन्होंने यहीं पर Cl का भी रीज़न दिया कि Cl में यह कहानी क्यों हो रही Cl में इसलिए नहीं हो रही बेटा कहानी कि यहाँ पर HF में तो पाया जा रहा है ना, HCl में ना, HBr में ना, HI में, जबकि उनमें तो भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक ना। तो ये जो है बिल्कुल वीकेस्ट है, बिल्कुल वीकेस्ट H बॉन्ड है। क्यों है वीकेस्ट H बॉन्ड, ठीक है ना, ड्यू टू रीज़न जो लिखना है आपको अगर बोर्ड में लिखोगे, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्या आपका क्लोरीन एटम। भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है ना, भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी नाइट्रोजन के सेम है, बट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। इसके पास इतना सफिशिएंट पावर नहीं है कि इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, अपनी खींच सके। तो ये आपको रीज़न भी ध्यान रखना है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Cl एटम, ठीक है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, हैंस इट कांट क्रिएट, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने के बाद इट कांट क्रिएट सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज, हैंस इट कांट क्रिएट सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज ऑन H एटम। जब तक H एटम के ऊपर सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होने वाला है तब तक वो आपका बॉन्ड बनाने वाला नहीं है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। कि अगर हमसे पूछा जाए H बॉन्ड की स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, तो ध्यान रखना मैग्नीट्यूड ऑफ H बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ H बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन H बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड, ये फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और फिजिकल स्ट्रेंथ आपको फिजिकल स्टेट पता ही है, सॉलिड, लिक्विड या गैस होती है, मतलब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट। H बॉन्ड सबसे ज़्यादा जो स्टेबल बनता है सॉलिड स्टेट में बनता है, मतलब स्टेबल H बॉन्ड, स्टेबल H बॉन्ड इज फाउंड, स्टेबल H बॉन्ड इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड वीकेस्ट इन वेपर स्टेट। वेपर स्टेट के तो हार्डली कुछ ही रेयर एग्जांपल्स हैं, तो वेपर स्टेट में सबसे वीक होता है, तो इसलिए आपको ऑर्डर भी ध्यान रखना है। सबसे अच्छा H बॉन्ड आपका सॉलिड में बनेगा, फिर लिक्विड में बनेगा और फिर आपका गैस में बनेगा, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और टिपिकल H बॉन्ड हैज, ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी इन द रेंज ऑफ 8 to 42 किलोजूल पर मोल। अगली इंफॉर्मेशन जो हमें ध्यान रखना है, टिपिकल H बॉन्ड, टिपिकल H बॉन्ड जो होता है हैज बॉन्ड स्ट्रेंथ
A typical H bond has bond strength, ठीक है ना, between 8 to 42 किलोजूल पर मोल। नॉर्मली एच बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ये एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट है ना, देर आर सर्टेन कंपाउंड्स विच आर इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट और वो केवल और केवल HF2 माइनस ही है ना, बट देर आर, लिखते वक्त तो पूरा लिखें बेटा, बट है वो एक ही, बट देर आर सर्टेन कंपाउंड्स in which H bond is very strong, ठीक है ना, खूब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अप्रॉक्सीमेटली है ना, अब कई बुक्स में कुछ लिखा होता है, कई बुक्स में कुछ लिखा रहता है, अप्रॉक्सीमेटली इसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग कई बुक्स में है ना 180 लिखा हुआ, कई में 200, मैं लगभग 180 के आसपास लिख दे रहा हूँ, 180 किलो जूल पर मोल, और वो एग्जाम्पल केवल और केवल आपका HF2 माइनस सी है ना। तो ये तो अलग से एग्जाम्पल यहीं पर ध्यान रखना है आपको। HF2 माइनस का H बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ना, और बनता कैसे है आपका H F और साथ में आ गया आपका F माइनस, इनके बीच में जो H बॉन्ड बन रहा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पाया गया है। दिस इज HF2 माइनस, इसके ऊपर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच का जो H बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना है ना, इसलिए क्वेश्चन के फॉर्म में ना, अब ये स्पेशल बॉन्ड है बेटा, स्पेशल क्वेश्चन ही है, जैसे एक क्वेश्चन ने यहाँ बताया। अब अगला क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है कि KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2 है ना और KHBr2 डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन। आपसे मैंने बोला ही है ना कि डज नॉट एग्जिस्ट वाले एक लास्ट में हम लोग इकट्ठे लिख लेंगे, आ तो सब चुके हैं बेटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट एक जगह कि आपको याद रहे बाद में। तो अब जैसे ये भी डज नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन हो गया कि KHF2 तो एग्जिस्ट कर रहा है बट KHCl2 या KHBr2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका रीज़न हमसे बोर्ड स्टूडेंट वाले से लिखवा के पूछेगा और बाकियों से वो आपसे, ठीक है ना, क्या पूछेगा कि ऑप्शंस बना के ABCD में देगा। तो KHF2 का मतलब है कि ये K प्लस और HF2 माइनस में टूटेगा। KHCl2 का मतलब है कि इट विल ब्रेक इनटू K प्लस और HCl2 माइनस, ठीक है, और KHBr2 का मतलब है K प्लस और HBr2 माइनस, ठीक है। HF2 माइनस आपके सामने मैंने लिख दिया है, बट सामने ये भी लिख दिया है कि क्लोरीन H बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्यों? लास्ट स्टेज की वजह से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो चुकी है। तो अगर आप ब्रोमीन में गए तो ब्रोमीन में तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी, और अगर चार्ज डेंसिटी और भी कम हो गई तो फिर उसके भी पॉसिबिलिटी H बॉन्ड को बनाने की बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। तो इस वजह से ये दोनों HCl2 माइनस बनने का मतलब क्या है, ClH और यहाँ से Cl माइनस, है ना। इसके बनने का मतलब क्या है, BrH यहाँ से Br माइनस। तो ना ये एग्जिस्ट करता है ना ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि HF2 माइनस तो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है कि इसमें H बॉन्ड एग्जिस्ट कर जा रहा है, इसमें H बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्ड है। इंफॉर्मेशन के तौर पे याद भी रखना है। बाकी दोनों में H बॉन्ड जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो नीचे वालों का HCl2 माइनस का पाया जाना, HBr2 माइनस का पाया जाना, ठीक है ना, कभी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू वेरी वीक बॉन्ड, ये दोनों डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू वेरी वीक बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड तो होगा बेटा, देखो है ना, बॉन्ड तो होगा ही,
क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर हमसे पूछे हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी हो सकता है, डाइपोल आयन अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है बट वो इतना स्टेबल नहीं है कि सर्वाइव कर पाए। तो इट इज़ अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए बोला भी जाता है कि ऑल द एच बॉन्ड कंसिडर्ड एदर एज डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये सब पॉइंट्स दिखा रहा हूँ अभी तो मैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि ना, किसने डिस्कवर करा, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, बॉन्ड लेंथ का क्या कंपैरिजन होगा, स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करना है आपको। अगला पॉइंट ठीक है ना, ऑल एच बॉन्ड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल एच बॉन्ड आर कंसिडर्ड एज, all H bonds are considered as either, all H bonds are considered as either, ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आगे पूरा नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, अगर आपने ठीक है ना HF और HF को लिया तो ये डाइपोल डाइपोल है ना। इस तरह का जो H बॉन्ड है आपका वो डाइपोल डाइपोल है। पहले इसलिए हमने इससे हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ने से पहले डाइपोल को पढ़ा था। ये एक डाइपोल बना, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ये सेकेंड डाइपोल बना, ठीक है, ये सेकेंड डाइपोल बना, ठीक। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। या दूसरी पॉसिबिलिटी है आपका, ठीक है, कौन सी, FH और F माइनस अगर आ जाए तो नॉर्मली तो ये हमेशा डाइपोल डाइपोल ही है नॉर्मली। केवल एक्सेप्शनल केस आपका है ना, ये चीज़ जो हो रही है आयन डाइपोल वाली, अब इसमें क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर तो क्रिएट हो गया है क्या आपका डाइपोल। और ये चीज़ जो है दिस इज आयन। तो इस वाले H बॉन्ड को है ना हमेशा 3 डंडियों से शो करना है, इस वाले H बॉन्ड को आप आयन डाइपोल बुलाओगे, ठीक है ना। तो ये केवल और केवल रेयर और इसी केस का है, क्योंकि ये सिचुएशन आपको न नाइट्रोजन के साथ मिलने वाली है, न ही ये सिचुएशन आपको ऑक्सीजन के साथ मिलने वाली। ये सिचुएशन केवल और केवल आपको F माइनस के साथ ही मिलने वाली है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर है भी। तो सबसे पहले हमें इतनी जानकारी H बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए कि H बॉन्ड कैसे साइंटिस्ट को डिस्कवर करने का चांस मिला, H बॉन्ड होता क्या है, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करना है, बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपेयर करना है, अब कितने टाइप्स के H बॉन्ड होते हैं और कैसे कैसे क्या होगा, उस पर हम लोग आ रहे हैं। 2 मिनट आप इसे नोट डाउन करें जल्दी से। तो अगर आपने नोट कर लिया है, ठीक है, तो आप जैसे ये तो पॉइंट्स हो गए बेटा। अब किस किस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, अगर इनकी बात करें, पहले टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन तो बता दिए ना। हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन से बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो उसे कुछ भी पूछना है वो भी बता दिया हमने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बता दिए। अब अगले टाइप का एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इनमें से किस किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए 8-10 कंपाउंड लिख दे, ठीक, होते सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बट कई बार स्टूडेंट्स उनको भी गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन में वो भी बता दूं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड H बॉन्ड विल एग्जिस्ट। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग compounds, in which of the following compounds H bond will exist। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस के लिए करवाना मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। लाइक CH4
HF, ईथर, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ठीक है, एसिटिक एसिड मान लो, ये दे दिया आपको, बोरिक एसिड, H3BO3 दे दिया उसने आपको, सपोज करो, ठीक है ना, HBr दे दिया उसने आपको, है ना, 9th दे दिया, HCl दे दिया। तो इस तरह से कुछ लिख दिया उसने ना 8-10 कंपाउंड कि इनमें से किस किस में H बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, किस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जैसे पहले वाले को देखे ना, ऐसा नहीं कि हमेशा H देखते हुए, पहले वाले में आपका H बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। H के साथ साथ कंडीशन है, H हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। HF में एग्जिस्ट कर सकता है, ईथर में फिर से H जो है वो केवल आपका कार्बन से जुड़ा हुआ है, O से जुड़ा हुआ H नहीं है। इसमें हो सकता है क्योंकि O से जुड़ा हुआ H है, इसमें हो सकता है O से जुड़ा हुआ H है, एसिटिक एसिड में हो सकता है O से जुड़ा हुआ H है, बोरिक एसिड में भी होता है बेटा, O से जुड़ा हुआ H है आपका, ठीक है ना। HBr में नहीं हो सकता है, HCl में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पहचानते जरूर आना चाहिए आपको कि किस में H बॉन्ड एग्जिस्ट हो सकता है, किस में H बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद जो आगे के इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, सब H बॉन्ड को बेसिकली मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड ही बोलूँगा, है ना। जितने भी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा यू हैव टू रिमेंबर। अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ H बॉन्ड, तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ H बॉन्ड। हमारे पास 2 तरह के H बॉन्ड होते हैं और दोनों को डेप्थ में अलग अलग डिस्कस करेंगे, बट नाम जरूर बात कर लें। एक है इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, फर्स्ट वन इज योर इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है। और सेकेंड वन इज योर इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, है ना। इंटर मॉलिक्यूलर, बार बार ये वर्ड कई बार आया है पहले भी, तो मैं हमेशा आपको अपने स्कूल से ही बात करवाता हूँ, स्कूल से ही सोचने की बात करता हूँ कि अगर आपके स्कूल में 11th के, है ना, साइंस के 2 सेक्शन हैं, ठीक है, साइंस के 2 सेक्शन हैं, मैथ्स के, इसके बायो के 2 सेक्शन है, मैथ्स के 2 सेक्शन है, कॉमर्स के 2 सेक्शन है, तो टोटल 6 क्लासेस 11th की हो गई, 6 क्लासेस ऐसी मान लीजिए 12th की हैं, ठीक है। अब अगर इंटर स्कूल होना है तो इंटर स्कूल में क्या होगा, 11th-12th के बीच का मैच होना है, तो इन 6 जो सेक्शन 11th के, इनमें से जो बेस्ट प्लेयर होंगे आपके, वो उनसे 11 जनों की एक टीम बनाई जाएगी। 12th के जो 6 सेक्शन है उनमें से 11 जनों की बेस्ट टीम बनाई जाएगी, वो इंटर क्या हो गया, इंट्रा स्कूल हो गया, क्योंकि वो स्कूल के अंदर ही हो रहा है, ठीक है ना। और अगर आपके स्कूल, आपका स्कूल का नाम ए है और किसी दूसरे स्कूल बी, इन दोनों से मैच होना है, तो ये जो पहले आपने अंदर ही अंदर अपने आप में खेला है, वो खेला ही इसलिए है, पहले 11th के पूरे बेस्ट खिलाड़ी उठा लिए, फिर 12th के बेस्ट खिलाड़ी उठा लिए, उन सब का आपस में मैच करवा दिया, 2-3 मैच करवा दिए, फिर उन आउट ऑफ 22 में से, ठीक है ना, फिर और बेस्ट निकाले। मतलब पहले सेक्शन कॉमर्स के 2 सेक्शन है, ठीक है ना, 1-2 का मैच कराया, उनमें से जो अच्छे खिलाड़ी है पहले उनको निकाला। साइंस के 2 सेक्शन है, उनमें से मैच कराया, अच्छे खिलाड़ियों को निकाला, ठीक है ना। और ऐसे ही आपका बायो के जो 2 सेक्शन है उनसे निकाला, तो उनसे एक पूरी पहले 11th की टीम बना ली, फिर ऐसे 12th की टीम बनाई, फिर इन दोनों को आपस में खिलाया। तो ये सब इंट्रा स्कूल है, एक ही स्कूल के अंदर चल रहा है। और इंटर स्कूल में क्या होगा, यही काम स्कूल नंबर 2 वाले भी करेंगे, तो फिर उन्होंने अपनी बेस्ट टीम और आपने अपनी बेस्ट टीम भेजी, ये जो मैच होगा ये इंटर स्कूल मैच होगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर भी हमारे पास इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बार बार आता रहता है। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच वाला, ठीक है ना। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। तो इंटर मॉलिक्यूल का हम लोग अगर मीनिंग पूछे हमसे, तो व्हेन H bond is
formed, when H bond is formed between, H bond is formed between क्या, two molecules, between two molecules, दो molecules के बीच में बनना है, which may be same और different। ध्यान देना भैया, है ना, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई मना नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप HF और HF को लोगे तो इनके बीच में H बॉन्ड है, ठीक है ना, HF और अगला HF। नॉर्मली मैंने बोला ये आयन डाइपोल है, तो इनके बीच में आपका H बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका सेम टाइप वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, बट दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। HF एक अलग मॉलिक्यूल है, दूसरा HF एक अलग मॉलिक्यूल है। अब डिफरेंट टाइप के लोग हैं तो HF को ले लो H2O के साथ, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप का, ठीक है। तो इसमें आपका इसका HF और इसका HOH, हालांकि ये इस तरह से दिखाना गलत है बट अभी ठीक है दिखा दे रहा है, ठीक है। सर कौन सा H बॉन्ड बनाए, आपके माइंड में तुरंत यहाँ पर शायद अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो डाउट आया होगा कि सर इसका H और F के बीच में क्यों बनाया, दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो है। तो बिल्कुल सही सोचा बेटा, सेकंड पॉसिबिलिटी भी है कि O और H के बीच में बनाए। तो जब दोनों पॉसिबिलिटी हैं तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब उसके ऊपर तो मैं अलग अलग हेडिंग में आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है वो पक्का आपको इसी के बीच में बनाना है। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड का मतलब है एच बॉन्ड फॉर्म्ड, है ना, व्हेन एच बॉन्ड इज फॉर्म्ड, when H bond is formed between two parts of same molecule, इसे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड बोला जाता है। मॉलिक्यूल एक ही है, उसके दो पार्ट के बीच में, और देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स बट एक एग्जाम्पल तो यही दे बेटा, है ना, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ठीक है ना। अब नॉर्मली इसमें, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। एच बॉन्ड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, और ये ऑर्गेनिक वाले भी पढ़ाएंगे बेटा। बट हमें भी जब एच बॉन्ड पढ़ाने को बोला गया है तो हम अपनी तरफ से कोई कमी आपको छोड़ने वाले नहीं है कि हम छोड़ दें कि ऑर्गेनिक वाले पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे बेटा ना। हमें जब सब चीज़ें आती हैं तो उतना ज्ञान देना हम आपको ज़रूरी समझते हैं, वो चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो। क्योंकि एक्चुअली तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना आती है बेटा ना। यहाँ पर 3 पार्ट बना दिए हैं, उसकी वो अलग बात है। तो ये है आपका। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या है, ठीक है ना, O और H और नाइट्रो N, ठीक है ना, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड O, देख लो ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज बनेगी अभी इनके बीच में, इसके H और इसके O के बीच में डेवलप हो गया। इसके यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर डेवलप हो गया H बॉन्ड। तो ये वाला जो H बॉन्ड है ये एक ही मॉलिक्यूल के 2 अलग अलग पार्ट में डेवलप हुआ है, इस वजह से हम लोग इसे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बोल रहे हैं। अब हमें दोनों को ही समझना है कि क्या क्या होते हैं और इससे क्या प्रॉपर्टीज में आखिर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि साइंटिस्ट ने तो पहले डिस्कवर करा बेटा, बट मतलब पहले उन्होंने प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करा, तब उन्हें ज़रूरत पड़ी और डिस्कवर करा उन्होंने H बॉन्ड को। बट हमने पहले H बॉन्ड को समझा दिया है कि होता क्या है, और अब हम लोग उल्टे वे में पढ़ेंगे ना। क्योंकि वो तो पहले लैब में रिसर्च करते हैं, उनको चीज़ें पता पड़ती हैं, उसके बाद वो अपना कहानी चालू कर देते हैं। और उन्होंने हमें सिंपली समझना है, तो हम अगर उल्टा बोले ना, पूरा ही मैं उल्टा पढ़ाना चालू करूं कि देखो इसमें ऐसा हुआ तो इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा हुआ तो इसमें ऐसा होगा, तो फिर हमारे लिए चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, प्रॉपर नहीं होगी। इसलिए हम लोग
चीज़ों को पहले डिफाइन कर देते हैं कि ऐसा है, और फिर बात करते हैं कि क्यों हुआ था ऐसा, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो नाउ आवर डिस्कशन ऑफ टुडे सेशन जो होगा वो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड का होगा। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। अगर इसमें बात करें इन ए मॉलिक्यूलर सैंपल द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। ठीक है, अगर इंटर मॉलिक्यूलर बेटा तो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। बेसिकली इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहले मैं फैक्टर समझा दूं बेटा, फिर खूब सारे एग्जांपल बताऊं। आप अपने लॉजिक से बताओ, आपको अगर समझ में आ रहा है तो किन किन फैक्टर्स पर एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड की कितनी है, दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, है ना। दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड, और ये स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड जो मैं लिख रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और दूसरा नंबर ऑफ एच बॉन्ड फॉर्म्ड पर मॉलिक्यूल। तो सेकंड वाला भी कई बार पूछा जा चुका है कि आखिर वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने एच बॉन्ड बनाएगा। और जैसे मैंने क्वेश्चन बोला है, आप होपफुली, मुझे उम्मीद है आप में से कई लोगों ने तो मनी मन आंसर भी दे दिया होगा, जिनको पहले से इंफॉर्मेशंस पता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो 4 एच बॉन्ड बनाता है ना। अब दोनों फैक्टर्स को अगर हम लोग डेप्थ में डिस्कस कर लें बेटा, पहला, दूसरा वाला फैक्टर बेसिकली एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना। पहले वाले का कुछ लॉजिकल जरूर है बट अलग अलग लिखते हैं। पहला, अगर आपसे स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड पूछी जाए कि ये कैसे डिटरमाइन करोगे, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एच बॉन्ड, ये आखिर हम लोग कैसे डिवाइड करें। द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड जो होती है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, हैंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। इस एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है इट डिपेंड्स ऑन कि डायपोल टाइप का अट्रैक्शन है, आयन डायपोल टाइप का है, कितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, कौन कितनी आसानी से लोन पेयर डोनेट कर रहा है। इस तरह से वो काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। थ्योरेटिकल टॉपिक बेटा, इसलिए ना थ्योरी में ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, काम की चीज़ें लिख रहा हूँ। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट फॉर सिंपल केसेस जो स्ट्रेंथ को हम लोग बात सकते हैं, है ना, फॉर सिंपल केसेस तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स, बट मैं केवल सिंपल चीज़ें बताऊंगा। और सिंपल केस ये है कि ए से जुड़ा हुआ एच है और बी एच बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। सिंपल केस बस ये बोलता है कि एच के ऊपर सफिशिएंटली हाई पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए। सबसे सिंपल केस ये बोलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, सेकंड वाले को देखो एक तरह से लोन पेयर अपना, अगर एच के ऊपर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, तो बी के ऊपर भी आप बोल सकते हो सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है, या बी एक तरह से बी तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख लो कि अगर आपको लगे, है ना, चलो पहले तो सफिशिएंटली पॉजिटिव चार्ज मतलब ए वाला एटम सबसे ज़्यादा एफ होगा, फिर ओ होगा, फिर एन होगा, सबसे ज़्यादा एफ ओ और एन। बी वाला भी रहेगा तो ओ एफ और एन, बट बी वालों के लिए कौन कितनी आसानी से लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि बी वालों के लिए टेंडेंसी होगी
एन और एफ की, बी वालों के लिए टेंडेंसी होगी एन, एफ और ओ की, ठीक है ना। तो अब अगर इसी बेसिस पर अगर वो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में कंपैरिजन कराए कि कौन सा एच बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है ना, एफ एच एफ का फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एफ एच ओ का, थर्ड ऑप्शन एफ एच एन का, ठीक है ना। तो इन तीनों में ध्यान रखना, ठीक है ना। बी वाला फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर है ए वाला, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये बॉन्ड ही एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा गया। तो डोमिनेटिंग फैक्टर है आपका फर्स्ट वाला, मतलब इन तीनों में से जब तक भैया है ना, देखो जब तक सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज नहीं डेवलप होने वाला है एच के ऊपर, जब तक सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होने वाला एच के ऊपर, लोन पेयर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। दूसरी बात बेटा कि अगर आपको लगे सर एफ तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एफ अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो वो तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे धीरे से डोनेट करेगा। तो ऐसा नहीं है बेटा, ये लोन पेयर डोनेट करने के बाद ऐसा नहीं हो रहा है कि एफ का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। BF3 में भी बी ने क्या करा था, BF3 में भी एफ ने अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से डोनेट करा ही था, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहली कंडीशन हमेशा आपको एफ एच किससे जुड़ा हुआ है इसको देखना है। दूसरी कंडीशन में आप अपना एन, ओ और एफ में चल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इस बेसिस पर अगर हमसे यहाँ पर ऑर्डर की बात करें, अब इसमें भी वेरिएशन बेटा है ना, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट शो करती हैं, बट मैं जो शो कर रहा हूँ वो सही ऑर्डर है। हम लोग नॉर्मली जो इसमें मान के चलते हैं, सबसे ज़्यादा 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की, 3, 2 और 1 ऑर्डर है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये होता एफ एफ, अगला क्वेश्चन एफ एच एफ, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन में उसने दिया है ओ एच ओ, और थर्ड ऑप्शन में उसने दिया है एन एच एन, ठीक है ना। ऊपर मैंने फर्स्ट एग्जांपल में ये पार्ट रखा सेम और इन एटम्स को चेंज करा, ठीक है। नीचे वाले में हमने क्या करा है, इस पार्ट को डिफरेंट लिया है, नीचे वाले में सब कुछ डिफरेंट ले लिया ना हमने दोनों, ठीक है। ऊपर वाले में कम से कम एक पार्ट हमने एफ एच को सेम रखा था, ठीक है, और अगले वाले में सब कुछ चेंज करा। अब इस बेसिस पे बोले कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, तो मैंने क्या बोला, डोमिनेटिंग फैक्टर है कि एक एच के ऊपर सफिशिएंटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। तो अब इस केस में आप बोलोगे 1 की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है 2 से, और 2 की स्ट्रेंथ ज़्यादा है किससे, आपका 3 से, 1 की स्ट्रेंथ 2 से ज़्यादा, 2 की स्ट्रेंथ आपका 3 से ज़्यादा। तब आप इस केस में ये वाला ऑर्डर अपना बोलने वाले हो। तो ये जरूर ध्यान रखें कि स्ट्रेंथ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुके हैं स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है ना। कई बुक्स में अभी भी एम्बिगुएशन है बेटा, क्योंकि नेदर एनी बुक इज 100% परफेक्ट, गड़बड़ियाँ दी गई हैं कहीं पर, इसलिए आप इसी ऑर्डर को अपना फॉलो करते हुए चले। और सेकेंड आपका फैक्टर नंबर ऑफ एच बॉन्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ एच बॉन्ड पर मॉलिक्यूल कितना बना रहा है, इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, है ना। बट इसमें भी मैं एक चीज़ बताऊंगा, थोड़ा सा शॉर्टकट आपको याद रखने के लिए, है ना। इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये बॉन्ड ही पूरा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करा गया, ठीक है। तो इसमें देखो, अब इसको जैसे अभी से बता दूं, H2O का 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज कैपेबल टू फॉर्म 4H बॉन्ड। सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि H2O का एक मॉलिक्यूल कितने H बॉन्ड बना सकता है, तो 4 H बॉन्ड बनाता है, ठीक है। NH3 का एक मॉलिक्यूल 2 बनाता है, HF का एक मॉलिक्यूल 2 बनाता है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने शब्दों में कि कैसे याद रखेंगे सर, है ना, एक ट्रिक बताऊं, क्योंकि पहले ही कंडीशन तो मैंने लिख दी है कि ये एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइंड होगा,
कितने एच बॉन्ड बन रहे हैं। बट तब भी अगर हम लोग किसी हल्की सी ट्रिक पर आ जाए जिसकी हेल्प से हम लोग इस बात को कर सके, ठीक है, तो वो छोटी सी एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप ये बात आसानी से याद भी रख सकते हो, आपको क्लियर भी हो जाएगी। और वो ट्रिक है कि आपको देखना है आपके कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन हैं और कितने लोन पेयर हैं, ठीक है। और जिसकी नंबर लोएस्ट होगी, जिसकी नंबर कम होगी, उसके डबल जो होंगे वो एच बॉन्ड बन जाएंगे। जैसे है ना, मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ एच एटम, कितने एच एटम है उसके पास, ठीक है, और नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने लोन पेयर। वाटर, अगर आप H2O को उठाते हो तो आपके पास नंबर ऑफ एच एटम 2 हैं और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी 2 हैं, ठीक है। NH3 को उठाते हो तो नंबर ऑफ एच एटम 3 है बट लोन पेयर 1 ही है। और अगर आप HF को उठाते हो, ठीक है, हाइड्रोजन 1 है, लोन पेयर 3 है ना। तो ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ तरीका है, क्योंकि स्टूडेंट को खूब कन्फ्यूजन होता है कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे, है ना। तो इनमें आपका सीधा सीधा रूल है बेटा, ये निकालो तो नंबर ऑफ एच बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एच बॉन्ड पर मॉलिक्यूल का सीधा सीधा रूल है मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एच एटम, है ना, ऑब्लिक नंबर ऑफ लोन पेयर, दोनों में से जो भी मिनिमम हो उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। बस ये सीधा सीधा एक शॉर्टकट तरीका है, ट्रिक है आपका जेएस ट्रिक। इससे आपको पता पड़ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो ये सिंपल सी आपकी जेएस ट्रिक है, इससे आपको पता पड़ जाएगा क्या हो रहा है। जैसे वाटर के केस में बात करोगे सबका आ जाएगा बेटा, है ना। वाटर की बात करोगे तो वाटर में दोनों ही बराबर है, तो दोनों में से किसी को भी ले लो, 2 2 जा 4 हो गया, है ना। बट NH3 में आओगे तो NH3 में, ठीक है ना, मिनिमम आपको लेना है तो लोन पेयर को लोगे, अब हाइड्रोजन को नहीं लोगे, तो 1 × 2 ही हो गया। अगर आप HF में आते हो तो HF में फिर मिनिमम, अब HF में हाइड्रोजन 1 है, लोन पेयर 3 है, फिर मिनिमम, तो मिनिमम आपका H है, इसलिए HF का भी एक मॉलिक्यूल कितने बनाएगा, 2। तो स्ट्रेंथ की बात जो करी जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड को सीधे हमने एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो सीधे इसके ऊपर आपका चलेगा। और अगर इसके एग्जाम्पल पूछे, ठीक है ना, कि किन किन मॉलिक्यूल्स में ये पाया जाता है, वाटर, NH3, HF, अब NH3 आ गया है तो इनके जो अमोनिया के आप डेरिवेटिव्स बनाओगे बेटा ना, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, RNRH, सेकेंडरी अमीन में बन सकता है, बोरिक एसिड में बनता है, बोरिक एसिड में H बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इन सब में और भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतने ही है, इन सब में पाया जाता है कौन सा बॉन्ड, आपका H बॉन्ड, इन सब में H बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे एक्सटेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक ना, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपका बढ़ेगा। केवल वॉलेटिलिटी मतलब वेपोराइज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि वेपोराइज होने का मतलब क्या है, आपको उसे लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में ले जाना है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक ना। लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में ले जाना है, गैस फॉर्म में। और जब आप उसे लिक्विड से गैस फॉर्म में ले जाओगे, ठीक है, तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ोगे तो फिर आपको, ठीक है ना, अगर एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना कि एस स्ट्रेंथ ऑफ
क्योंकि मेजरली सीधे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा। एस स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग इंक्रीजेस, जैसे जैसे बढ़ेगी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है ना। मेजर तो इन तीनों के बारे में बात करते हैं, बट आप चाहो तो सबकी बात कर सकते हो। डेंसिटी की कर सकते हो, डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि वॉल्यूम कम होता जाएगा। विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। विस्कोसिटी क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। विस्कस है ना, रसना और पानी में अगर मैं पूछूं कौन ज़्यादा विस्कस है, तो डेफिनेटली आपका जवाब रसना ही होगा। रसना इज मोर विस्कस, क्योंकि रसना के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये भी आपका बढ़ेगा, है ना। तो कम होने वाली प्रॉपर्टी वॉलेटिलिटी है, मतलब वेपोराइज होने की टेंडेंसी, मतलब लिक्विड फॉर्म को गैस फॉर्म में बदलना। तो एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ने पर इतनी सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम लोग है ना इसको सीधे प्रॉपर्टीज़ में इफेक्ट के फॉर्म में ही समझना चालू करेंगे। कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, पहले आप जस्ट नोट डाउन करें, हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, है ना। तो एप्लीकेशंस ऑफ एच बॉन्ड जो है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। आज मैं जस्ट एक दो एग्जांपल्स इन्फॉर्मेशंस बता दूँ, और उसके बाद इनकी एप्लीकेशंस है ना। एप्लीकेशंस में ही बेसिकली एग्जांपल्स भी आएंगे, बट इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग के एक दो पहले एग्जांपल्स जो एक्सेप्शनल तौर पे हमें ध्यान भी रखने हैं, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। वाटर की जैसे मैं बात करूँ तो वाटर में एज बॉन्ड है, ये हमें पता है। मैं केवल बॉन्ड लेंथ का एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको, और बाकी डेप्थ में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको नेक्स्ट सेशन में वाइंड अप भी कर देंगे। वाटर में जो एज बॉन्ड होता है ना, HOH, और अगला वाला जो H आएगा, हालांकि वो इतना सिंपल नहीं होता है, क्या? क्योंकि हमने अभी बात करी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कैपेबल टू फॉर्म 4 H बॉन्ड, बट दिखाने के लिए हम दिखाएंगे ही, इनमें थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ जरूर याद रखना। H बॉन्ड वीक है तो 1.74 एंगस्ट्रॉम का, जबकि ये केवल 1.01 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है। दूसरा, अब एप्लीकेशन वो मेरी बनाई हुई है, सच किसी बुक्स में डायरेक्टली एप्लीकेशन नहीं दी है। तो एप्लीकेशन दूसरा क्लस्टर बनना ही है, जैसे HF है। तो पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वाटर का, ठीक ना। HF है तो HF हमेशा जिगजैग चेन में पाया जाता है, ध्यान देना, है ना। HF हमेशा जिगजैग चेन में पाया जाता है। F, फिर इधर से H F, ऐसे चला जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। इसका HF पहला मॉलिक्यूल, तो इधर H बॉन्ड, इधर H बॉन्ड, फिर इधर अगला मॉलिक्यूल जो HF का होगा, ठीक है ना, ये फिर से H बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ से अगला मॉलिक्यूल HF। तो इस तरह से ये हमेशा जिगजैग चेन में पाया जाता है, क्लस्टर बन जाता है, ना। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर, यही मेरी अगली एप्लीकेशन भी रहेगी, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है आपका, तो ये इस तरह से क्लस्टर के फॉर्म में पाया जाता है। 120 डिग्री टू 140 डिग्री के बीच में इसको बॉन्ड एंगल हो जाता है, ये इस H बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है आपका, ना। दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड CB, और ये है आपका H बॉन्ड, ठीक है। थर्ड, अगर मैं एग्जांपल दूं एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का जो नॉर्मल मोलर मास है, अगर ये कोई आपसे पूछे तो जस्ट आप इसका गिन लोगे। एक कार्बन 12 + 3 15, फिर से एक कार्बन 27, फिर एक ऑक्सीजन 16 43, फिर एक ऑक्सीजन 59, और फिर एक हाइड्रोजन 60। इसका नॉर्मल मोलर मास है 60। बट इन बेंजीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लिक्विड सॉल्यूशन में भी पढ़ेंगे, जो हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। बट इन बेंजीन इसका जो मोलर मास है 120 पाया जाता है, ठीक है ना। लिक्विड सॉल्यूशन में आप इसे एबनॉर्मल मोलर मास हेडिंग में पढ़ेंगे। मान लीजिए वो कह रहा है एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो ये सब इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका रीजन है बेटा, इन बेंजीन एसिटिक एसिड जो हो जाता है वो डाइमर बना लेता है। आप देखो एग्जैक्टली डबल हो रहा है, 60 का डबल 120, तो उसने डाइमर बना दिया CH3
COOH होल ट्वाइस, ये डाइमर बन गया, ठीक है ना। इस डाइमर बनने की वजह से, और इस डाइमर बनने का रीज़न ही है ना, डाइमर का मतलब पता है ना, ये डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है। कई स्टूडेंट्स को डाइमर का मतलब ही नहीं समझ में आता है ना, बार बार भूल जाते हैं। तो सिंपल सा मेरे शब्दों में याद रखने की कोशिश करोगे, जब भी दो मॉलिक्यूल जुड़ के मर जाते हैं तो उसे डाइमर बोलते हैं ना, डाइमर, दो मॉलिक्यूल्स हैं जुड़ के मर गए, और इसका रीज़न है इस डाइमर बनने का H बॉन्ड। द रीज़न ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइमर इज H बॉन्ड, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना। यहाँ से आता है बेटा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, और इन दोनों के बीच में यहाँ के OH, यहाँ के H और O दोनों के बीच में आपका डेवलप हो जाता है स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड। तो ये H बॉन्ड है। तो इस H बॉन्ड के बनने की वजह से, ये सब मैंने क्या बोला, H बॉन्ड पूरा इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। इस H बॉन्ड के बनने की वजह से आपका डाइमर बन जाता है, और इस वजह से इसका मोलर मास। अब आपको मोलर मास कैसे काउंट करते बेटा, अभी मैंने इसका कैसे काउंट करा, जो भी इसमें थे सबका मास गिनता गया। अब बेंजीन में पाया ही वो इस फॉर्म में पाया जाता है, ये एक पूरा एक मॉलिक्यूल है आपके लिए इन केस ऑफ बेंजीन। वाटर में तो एसिटिक एसिड अकेले होता है, बट बेंजीन में ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। जब ये एक मॉलिक्यूल है तो आपको इसको मोलर मास को काउंट करने के लिए आप, है ना, इसी तरह से करोगे, एक CH3, एक CH3, COOH, COOH, दो दो करके करोगे तो 60 का डबल एग्जैक्टली 120। और नॉट ओनली एसिटिक एसिड, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इनफैक्ट फिनॉल्स, एंड फिनॉल्स, ठीक है ना, फॉर्म क्या, एंड फिनॉल्स फॉर्म डाइमर इन बेंजीन। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और दो और इंफॉर्मेशन बता दूं जिनका हमारा ना जो इम्पोर्टेंट है, फिर एप्लीकेशंस वगैरह और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हम नेक्स्ट सेशन में करके एच बॉन्ड को वाइंड अप भी करेंगे, ठीक है। तो दो और हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे इनडायरेक्टली ब्लॉक्स धीरे धीरे कवर अप होते चलेंगे, है ना। तो ये दोनों कंपाउंड भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहीं पर ले रहे हैं, और दोनों में डिफरेंस है इस वजह से, है ना। फोर्थ, अगर आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट को ले रहे हो KSCO3, तो ये डाइमर बनाता है ड्यू टू H बॉन्ड। H बॉन्ड की वजह से ये डाइमर बनाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। KSCO3 जो है पहले आपका ब्रेकअप होगा, किस में ब्रेकअप होगा, K प्लस और SCO3 माइनस, और उसके बाद आपका ये जो बाइकार्बोनेट है, क्या स्ट्रक्चर होगी बाइकार्बोनेट की, C डबल बॉन्ड O माइनस OH, है ना, SCO3 माइनस, और दूसरा बाइकार्बोनेट HOC डबल बॉन्ड O माइनस। मैंने आपसे क्या बोला था कि H बॉन्ड जो है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी हो सकता है, आयन डाइपोल भी, यहाँ पर भी ये आयन डाइपोल का केस हो रहा है। इसके O माइनस, इसके H, ठीक है ना, और इसके O माइनस, थोड़ा बस ऊपर बना रहा हूँ, और इसके H, इनमें डेवलप हो गया है कि आपका H बॉन्ड, ठीक है। तो ये H बॉन्ड भी आयन डाइपोल का एग्जाम्पल है। दिस H बॉन्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आयन डाइपोल। ये आयन डाइपोल की वजह से बना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल क्रिएट हुआ है, ये डाइपोल, ये आयन, यहाँ पर भी आपका डाइपोल आयन, है ना। बट इसके अपोजिट, लास्ट एग्जाम्पल बस ऑफ टुडे सेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो मैंने क्या बोला, H बॉन्ड की पूरी इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल बेटा, ये इनफाइनाइट चेन बनाता है ड्यू टू H बॉन्ड। तो ये तो इंफॉर्मेशन बेटा जो ऑब्जर्व करा गया, ये इनफाइनाइट चेन बनाता है ड्यू टू H बॉन्ड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट चेन, HOC डबल बॉन्ड O माइनस, अगला मॉलिक्यूल HOC डबल बॉन्ड O माइनस,
अगला मॉलिक्यूल HOC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है ना। तो अब इनके बीच में आपका धड़ाधड़ आयन डाइपोल की वजह से H बॉन्ड बनता चले जाएगा, ये यहाँ पर डेवलप हुआ। तो ये पूरी इस तरह से एक इनफाइनाइट चेन बनती जाएगी और आपका H बॉन्ड बन रहा है। यहाँ का भी रीज़न है आयन डाइपोल, आयन तो आ चुका है बेटा और इसमें आपका डाइपोल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आज की कहानी हमारी इतनी रही हाइड्रोजन बॉन्ड की कि आखिर ये होता क्या है, कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया, कैसे बनता है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कितने टाइप का होता है, ठीक है ना। एग्जांपल्स भी हमने कुछ लिख लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूरा इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, बस एप्लीकेशंस ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, फिर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड का आपका वाइंड अप होगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।